गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ एंशिएंट मेसोपोटामिया, इसके बारे में ये पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 का सबसे पहला टॉपिक है द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, लेखन कला का विकास। क्यूनिफॉर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स क्यूनियस एंड वेज, क्यूनियस एंड फोमा। तो क्यूनियस मीनिंग वेज एंड फोमा मीनिंग शेप। तो इसका मीनिंग हो गया वेज शेप्ड लेटर्स। द वर्ड क्यूनिफॉर्म मीन्स वेज शेप्ड लेटर्स। तो क्यूनिफॉर्म का शाब्दिक अर्थ हो गया कील के आकार जैसे अक्षर, कील के आकार के अक्षर या कीलाक्षर। द मेसोपोटामियन टेबलेट्स कंटेंट पिक्चर्स लाइक साइंस एंड नंबर्स। मेसोपोटामिया की जो भी टेबलेट्स थी या जिनको पट्टिकाएँ बोले गए हैं, पट्टिकाएँ कहते हैं, उसमें चित्र भी थे और चिन्ह भी थे, साथ में संख्याएँ भी थी। तो उसमें चित्र सहित जो निशान होते हैं और संख्याएँ होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो सब मेसोपोटामियन जो टेबलेट्स या पट्टिकाएँ थी उसमें मिली हैं। राइटिंग बिगेन इन मेसोपोटामिया इन 3200 BCE। मेसोपोटामिया में लेखन कला की शुरुआत लगभग 3200 वर्ष ईसा पूर्व हो गई थी। राइटिंग बिगेन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो लेखन कला का विकास हुआ तो वो क्यों हुआ होगा? तो इसका कारण ये था, लेखन कला की शुरुआत समाज की ज़रूरत के हिसाब से, मतलब वो हिसाब जो भी ट्रांजैक्शन करते थे, लेन देन जो भी करते थे, जो भी चीज़ों का लेन देन करते थे, उसका हिसाब रखने के लिए समाज के लोग उस लेखन कला का उन्होंने विकास किया था। मेसोपोटामियंस रोट ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले। मेसोपोटामिया के लोग टैबलेट्स, जो पट्टिकाएँ होती थी मिट्टी से बनी हुई, मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। वो कैसे लिखते थे? इसमें आगे लिखा है, स्क्राइब वुड इम्प्रेस वेज शेप्ड साइंस ऑन वेट क्ले विद द शार्प एंड ऑफ ए रीड। तो जो स्क्राइब होता था, यानी लेखक, जो लिखने वाला होता था, वो लिखने वाला जो होता था एक सरकंडे की तीखी नोक से। सरकंडा एक पौधा होता है, एक स्टिक जैसा छोटा सा, जिसको आगे से थोड़ा नुकीला बना लिया जाता है, काट के शार्प एंड बना दिया जाता है, और उस शार्प एंड से वो जो गीली मिट्टी होती है, वेट क्ले होती है, उस पर वो कुछ अक्षर और लेटर्स वगैरह लिखता था, मतलब उसमें लिखने का काम करता था। और जो वहाँ की लिपि थी या स्क्रिप्ट होती थी, उसमें वो जो भी साइन या निशान होते थे और जो नंबर होते थे, साथ ही पिक्चर्स होती थी, वो उस पर बना देता था। इस तरह से वो एक तरह से लिखने का काम वो गीली मिट्टी पे करता था, ठीक है, रेड की सहायता से, मतलब सरकंडे की सहायता से। वंस रिटन टेबलेट्स वर ड्राइड हार्ड इन द सन। और बाद में उस टेबलेट्स में लिखने के बाद उसको सूर्य की रोशनी में या धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता था। और जब वह धूप में सूख जाती थी, तो उसके बाद उस पर दोबारा कुछ लिखा नहीं जा सकता था और उसको मिटाया भी नहीं जा सकता था, ठीक है। वंस रिटन टेबलेट्स वर ड्राइड हार्ड इन द सन एंड इट वुड बी ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल। मतलब यह लगभग अक्षय या अविनाशी हो जाती थी, मतलब उसको कोई जल्दी से मिटा भी नहीं सकता था, क्योंकि वो सूख चुकी होती मिट्टी थी। जब तक कि उसको पूरी तरह तोड़ फोड़ के मिट्टी ना बना दिया जाए, तब तक वो मिट नहीं सकती थी जो टेबलेट होती थी। इस तरह से वो अविनाशी हो जाती थी एक बार उसको सनलाइट में या सूर्य की रोशनी में सुखा दिए पर, धूप में सुखाने पर। वंस इट ड्राइड साइंस कुड नॉट बी प्रेस्ड ऑन टू ए टेबलेट। और जब एक बार वो सूख जाती, तो उस पर कोई दूसरा साइन या पिक्चर या नंबर नहीं लिखा जा सकता था। उस पर प्रेस करके एक, मतलब जो निशान प्रेस किया करके उसको जो पिक्चर छापी जाती थी, वो सूखने के बाद उस बिल्कुल भी नहीं हो पाती थी। इसीलिए जो कुछ भी लिखना होता था वो केवल गीली मिट्टी में लिखा जाता था। दिस इज़ वाई
सॉरी, सो ईच ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड ए सेपरेट रिटर्न टैबलेट्स, इसीलिए हर ट्रांजेक्शन के लिए, हर लेन देन के लिए एक नई या अलग टैबलेट की ज़रूरत होती थी। दिस इज़ वाई टैबलेट्स अकर बाय द हंड्रेड्स एट मेसोपोटामियन साइट्स, इसीलिए उत्खनन में पुरातत्ववेताओं को सैकड़ों की संख्या में मेसोपोटामिया के अलग अलग स्थलों से सैकड़ों की संख्या में टैबलेट्स या पट्टिकाएँ मिली हैं। By 2600 BC, the letters became cuneiform and language was Sumerian. लगभग 2600 ईसा पूर्व जो लेटर, वो अक्षर जो थे वो क्यूनिफॉर्म शेप में थे, मतलब कील अक्षर के, कील जैसे शेप में थे वो अक्षर, और उस समय की जो मुख्य भाषा थी वो सुमेरियन थी। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया की जो भाषा थी वो सुमेरियन ही थी। उसके बाद बेबीलोनियन और बाकी दूसरी भाषाएं आती हैं, असीरियन वगैरह। अब सवाल उठता है कि राइटिंग का यूज़ किस लिए किया जाता था। तो राइटिंग वाज यूज़ फॉर, लेखन कला का प्रयोग किन किन कामों में किया जाता था। सबसे पहले कीपिंग रिकॉर्ड्स, जो भी ट्रांजैक्शन वो करते थे उसका हिसाब रखने के लिए करते थे। फिर मेकिंग डिक्शनरी, इसके अलावा वो शब्दकोश वगैरह बनाते थे, उसके लिए राइटिंग की ज़रूरत होती थी। फिर गिविंग लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफ़र्स, इसके अलावा जो भूमि का ट्रांसफ़र या भूमि हस्तांतरण जो होता है उसको लीगल वैलिडिटी यानी कानूनी वैधता देने के लिए राइटिंग का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है नरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग्स, इसके अलावा राजा के जो भी कार्य होते थे उसका वर्णन करने के लिए ये टेबलेट क्ले टेबलेट्स की ज़रूरत होती थी, उस पर वो लिखते थे। मतलब इसमें राजा के कार्यों का वर्णन, लोगों तक राजा के कार्यों का वर्णन करने के लिए, या राजा ने क्या क्या काम किया प्रजा के लिए उसका बखान करने के लिए ये राइटिंग की ज़रूरत पड़ी। फिर अनाउंसिंग द चेंजेस ए किंग हैड मेड इन द कस्टमरी लॉज ऑफ द लैंड, इसके अलावा राजा द्वारा भूमि के प्रथागत कानूनों में जो भी परिवर्तन किए गए उसकी उद्घोषणा के लिए भी राइटिंग का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस, इसके अलावा सूचना एकत्रित करने के लिए और सूचनाएं, मैसेज और संदेश भेजने के लिए भी राइटिंग का या लेखन कला का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ राइटिंग, लेखन कला की जो भी प्रणाली थी वो किस प्रकार थी। लेखन की व्यवस्था या लेखन प्रणाली देखिए कि किस तरह से लिखा जाए। द साउंड दैट ए यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंटेड वाज नॉट ए सिंगल कॉन्सोनेंट और वोवेल बट सिलेबल्स, मतलब जो साउंड यानी आवाज़ या ध्वनि जो होती थी कीलाक्षर चिन्ह में, उसमें एक अकेला स्वर या व्यंजन नहीं होता, ना तो एक अकेला सिंगल वोवेल होता था या सिंगल कॉन्सोनेंट, दोनों नहीं होते थे सिंगल, लेकिन सिलेबल्स होते थे। सिलेबल्स मतलब शब्दांश या अक्षर होते थे, ठीक है। द स्क्राइब हैड टू लर्न हंड्रेड्स ऑफ साइन, इसीलिए स्क्राइब को, लेखक को, लिखने वाले को सैकड़ों की संख्या में साइंस को, निशानों को और चिन्हों को सीखना पड़ता था। ही हैड टू हैंडल ए वेट टैबलेट्स एंड गेट इट रिटन बिफोर इट ड्राइड, उसको एक गीली जो टैबलेट होती थी उसे पकड़ना होता था और उस पर सूखने से पहले उस पर लिख देना होता था जो भी उसे लिखना होगा। अगर वो सूख जाएगी तो उसमें वो लिख नहीं पाएगा, इसलिए सूखने से पहले उसको जो भी डिटेल या जो भी उसको लेन देन का हिसाब लिखना है वो उस पर लिखना होगा। उसके बाद वो धूप में उसको सूखने के लिए रखेगा। अब सूख जाने के बाद उस पर दोबारा से कोई राइटिंग नहीं हो सकती थी। सो राइटिंग वाज ए स्किल्ड क्राफ्ट, इसीलिए राइटिंग को यानी लेखन कला को एक कुशलता वाला कार्य माना गया है। इट कन्वेज विजुअल फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ साउंड्स ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, यह किसी भाषा विशेष की जो
यह जो है भाषा विशेष की मतलब अलग अलग ध्वनियों की जो भाषा विशेष है उसकी प्रणालियों के दृश्य रूप को संप्रेषित करने का एक माध्यम है, उसको संप्रेषित करता है। तो लैंग्वेज के जो भी भाषा विशेष के जो आवाज़ होती है उसको दृश्य रूप में यह रिटर्न फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह कन्वे करने के लिए या संप्रेषित करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम का काम करती है। नेक्स्ट है लेखन कला, लिटरेसी है साक्षरता। किंग एंड वेरी फ्यू कुड रीड एंड राइट, राजा और बहुत कम लोग थे जो कि पढ़ सकते थे और लिख सकते थे। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ साइंस टू लर्न एंड मैनी ऑफ दीज वर कॉम्प्लेक्स, मतलब बड़ी संख्या में सैकड़ों की संख्या में चिन्ह और निशान थे जिनको सीखना पड़ता था, लिखना पड़ता था, और इनमें से बहुत सारे साइन और निशान जो चिन्ह थे वो तो बड़े जटिल भी थे, उसको आसानी से मतलब पढ़ा नहीं जा सकता था, लिखा नहीं जा सकता था, तो वो बहुत कम लोगों के द्वारा पढ़ा और लिखा जाता था। इफ़ ए किंग कुड रीड दैट वाज रिकॉर्डेड इन हिज पोस्टफुल इंस्क्रिप्शंस, अगर कोई राजा पढ़ लिख सकता था तो यह उसके प्रशस्तिपूर्ण जो अभिलेख होते थे उसमें बड़ा चढ़ा के लिखा जाता था कि ये राजा बड़ा पढ़ा लिखा है और उसको पढ़ना लिखना आता है, तो उसको बड़ा चढ़ा के उसकी प्रशंसा पूर्व जो प्रशस्तियाँ होती है प्रशंसा करने वाली उसमें लिखा जाता था। राइटिंग रिफ्लेक्टेड द मोड ऑफ स्पीकिंग, इसमें जो लेखन कला है वो बोलने का ढंग भी, बोलने का तरीका भी दर्शाता है या दर्शाती है। इट वाज किंगशिप दैट ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड राइटिंग, तो ये राजा का काम होता था कि वो व्यापार और लेखन कला का आयोजन करे या उसको संगठित रखे, इनकी व्यवस्था करने का काम राजा का था। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स, दक्षिणी मेसोपोटामिया में शहरीकरण, इसमें मंदिर और राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। बाय 5000 BCE सेटलमेंट्स बिगेन इन मेसोपोटामिया, लगभग 5000 साल ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में बस्तियाँ बनने लगी। द अर्लीस्ट सिटीज़ इमर्ज फ्रॉम सम ऑफ दीज सेटलमेंट, और इन्हीं बस्तियों में से विश्व के सबसे प्राचीनतम सबसे पहले के शहरों का निर्माण हुआ था। देयर वर 3 काइंड्स ऑफ सिटीज़, और मेसोपोटामिया में 3 प्रकार के शहर थे। पहला प्रकार था सिटीज़ दैट डेवलप्ड अराउंड टेम्पल्स, ऐसे शहर जो मंदिरों के आसपास विकसित हुए थे। दूसरा सिटीज़ दैट डेवलप्ड एज सेंटर्स ऑफ ट्रेड, ऐसे शहर जो कि व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुए थे। तीसरे थे इम्पीरियल सिटीज़, तीसरा मतलब शाही शहर, जो राजाओं के संरक्षण वाले राजकीय शहर होते थे, शाही शहर। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स इन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में मंदिरों का निर्माण और उनका रख रखाव। द अर्लीस्ट नॉन टेम्पल वाज ए स्मॉल श्राइन मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स, तो दुनिया के सबसे प्राचीनतम मंदिर जो देखने को मिले मेसोपोटामिया में वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे और बिल्कुल छोटे छोटे देवालय और छोटे से मंदिर होते थे वो। टेम्पल्स वर द रेजिडेंस ऑफ वेरियस गॉड्स, मून गॉड ऑफ उर एंड फॉर इनन्ना द गॉडेज ऑफ लव एंड वॉर, तो मेसोपोटामिया में जो मंदिर थे वो कई देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जिसमें मून गॉड ऑफ उर शहर के जो मून देवता थे यानी चंद्र देवता थे वो उर शहर के थे। एंड फॉर इनन्ना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, इसके अलावा एक देवी थी इनन्ना करके जो कि लव एंड वॉर यानी प्रेम और युद्ध की देवी मानी जाती थी, तो इनके मंदिर वहाँ पे देखने को मिलते थे। टेम्पल्स बिकेम लार्जर ओवर टाइम विथ सेवरल
रूम्स अराउंड ओपन कोर्टयार्ड्स। समय के साथ साथ मंदिर बड़े होते चले गए, जिसके चारों ओर मतलब जिसके चारों ओर अलग अलग बहुत सारे कमरे थे और बीच में खुला आंगन होता था। टेम्पल्स ऑलवेज हैड देयर आउटर वॉल्स गोइंग इन एंड आउट एट रेगुलर इंटरवल्स। मंदिर जो होते थे उसकी जो बाहरी दीवारें होती थी वो मुड़ी हुई होती थी, अंदर बाहर, कभी अंदर जा रही होती, कभी बाहर जा रही होती थी। ये एक नियमित अंतराल पर या रेगुलर इंटरवल पर होता रहता था। द गॉड वाज द फोकस ऑफ वर्शिप। जो ईश्वर या भगवान होता था वो पूजा का केंद्र बिंदु होता था। पीपल ब्रॉड ग्रेन कर्ड एंड फिश टू गॉड। लोग भगवान को चढ़ावे के लिए प्रसाद के रूप में अनाज, दही और मछली लाते थे और भगवान को अर्पित करते थे। द गॉड वाज द थ्योरेटिकल ऑनर ऑफ द एग्रीकल्चरल फील्ड्स, द फिशरीज एंड द हर्ट्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी। जो भगवान होता था वहाँ का, वह सैद्धांतिक रूप से स्वामी होता था किन किन चीज़ों का? एग्रीकल्चरल फील्ड का मतलब खेतों का, द फिशरीज मतलब मत्स्य क्षेत्र होते थे जहाँ मछली पाली जाती थी उस क्षेत्र का, एंड द हर्ड्स, इसके अलावा जो हर्ड्स यानी पशुधन होता था, जानवर, जितने भी जानवर पालतू जानवर होते थे, डोमेस्टिक एनिमल, उनका वो सैद्धांतिक रूप से स्वामी माना जाता था। ठीक है, ऑफ द लोकल कम्युनिटी, वहाँ के जो लोकल लोग होते थे, स्थानीय लोग होते थे, उनके जो भी एग्रीकल्चरल फील्ड, फिशरीज और हर्ड्स होते थे उनका वो स्वामी माना जाता था। प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ वूलन क्लॉथ्स डन इन द टेम्पल। अब मंदिरों में केवल पूजा का काम नहीं होता था, वहाँ पे प्रोडक्शन का काम भी होता था। जैसे कि ऑयल प्रेसिंग मतलब जो भी सीड्स है और जिससे तेल निकलता है वहाँ से उसमें तेल निकालने का काम होता था। ठीक है, इसके अलावा ग्रेन ग्राइंडिंग, अनाज को पीसा भी जाता था, मंदिरों में ही ये काम होते थे, अनाज पीसा जाता था। फिर स्पिनिंग एंड वीविंग, इसके अलावा कताई और बुनाई का काम भी होता था, जो कि वुलन क्लॉथ्स या जो ऊनी कपड़े होते थे उनके होते थे। ये सारे काम वहाँ के मंदिरों में किए जाते थे। Thus temple became the main urban institution by organizing production, employing merchants and keeping records of distribution and allotment of grain, plough animal, bread, beer, fish, etc. इस प्रकार से मंदिर एक महत्वपूर्ण शहरी संस्था बनकर सामने आती है, जो कि बहुत सारी चीज़ों का आयोजन करती है, ऑर्गेनाइज यानी आयोजन करती है, जैसे कि प्रोडक्शन का, उत्पादन का आयोजन करती है। इसके अलावा एम्प्लॉइंग मर्चेंट्स, वह व्यापारियों को नियोक्ता के रूप में कार्य करते हैं, एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स वह ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ग्रेन, इसके अलावा वो रिकॉर्ड या हिसाब भी रखते हैं कि उन्होंने अनाज का वितरण किनको किया है। इसके अलावा हल चलाने वाले जो भी पशु है, प्लाउ एनिमल मतलब हल चलाने वाले पशुओं का वो रिकॉर्ड रखते थे। ब्रेड, बियर, ब्रेड यानी रोटी और बियर यानी तो शराब, फिश, तो ये सारी चीज़ों का वो डिस्ट्रीब्यूशन करते थे और उनका रिकॉर्ड भी मंदिरों में रखा जाता था। नेक्स्ट है रोल ऑफ किंग्स इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के मंदिरों के निर्माण और रखरखाव में राजाओं की भूमिका। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शो दैट villages were periodically relocated in Mesopotamian history because of flood in the river and change in the course of the rivers। तो पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले थे, सबूत मिले हैं, उससे ये पता पड़ता है कि जो वहाँ के गांव थे वो समय समय पर पुनः स्थापित होते रहते थे, मतलब बसते रहते थे, उजड़ जाते थे, फिर दूसरी जगह बसते रहते थे, फिर उजड़ जाते थे। उसका कारण ये था कि जो वहाँ के जो गांव होते थे वो फ्लड या बाढ़ वाले एरिया में होते थे, और जो नदियाँ होती थी वो भी कभी कभी अपना रास्ता बदल लेती थी, जिस वजह से वहाँ के गांव बाढ़ में डूब जाते थे। इस वजह से उन गांवों को हमेशा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता था।
देयर वर मैन मेड प्रॉब्लम्स एज वेल। इसके अलावा मनुष्य निर्मित कुछ समस्याएं भी थी, मतलब प्रकृति द्वारा निर्मित तो थी, मनुष्य ने खुद भी ऐसी समस्याएं पैदा कर ली थी कि वहाँ बड़ी दिक्कत हो रही थी। दोज हु लिव्ड ऑन अपस्ट्रीम स्ट्रेचेस ऑफ ए चैनल could divert so much water into their fields that villages of downstream were left without water। इसमें क्या होता था कि जो लोग पानी के बहाव के ऊपरी इलाके में रहते थे, मतलब जहाँ पे नदी है या फिर जो प्राकृतिक जो धारा बह रही है उसके ऊपरी इलाके में रहते हैं जहाँ से पानी आ रहा है, तो वो लोग क्या करते थे, ऊपर से ही अपने पानी को, जो धारा बह रही है उस पानी को अपने खेतों की ओर मोड़ लेते थे। तो इससे क्या होता था, जो लोग या जो गांव वाले नीचे की तरफ रहते थे या फिर दूसरी साइड में जहाँ पानी बह के बाद में जाएगा, निचले इलाकों में रहते थे, वहाँ पर पानी पहुँच नहीं पाता, तो वो लोग बिना पानी के रह जाते, उनके मतलब खेत भी बिना पानी के रहते और वहाँ फसल चौपट हो जाती। इस वजह से मैन मेड भी प्रॉब्लम हो जाती थी वहाँ पे। देयर वॉज कंटिन्यूस वॉरफेयर इन मेसोपोटामियन विलेजेस फॉर लैंड एंड वाटर। वहाँ पर मेसोपोटामिया के जो भी गांव थे वहाँ भूमि और पानी के लिए निरंतर लड़ाइयाँ, युद्ध वगैरह होते रहते थे। द विक्टोरियस चीफ डिस्ट्रीब्यूटेड द लूट अमंग देयर फॉलोअर्स एंड टुक प्रिजनर्स फ्रॉम द डिफीटेड ग्रुप्स। अब जो लड़ाइयाँ होती रहती थी उसमें जो विक्टोरियस चीफ होता था, मतलब जिस ग्रुप के लोग जीत जाते थे या विजेता मुखिया, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, जो हार जाता था ग्रुप, उस ग्रुप के लोगों को लूटते थे और उस लूट के बाद जो माल मिलता था, उनको जो सामान मिलता था वो बांट देता था। किन में बांट देता था, उनके जो फॉलोअर्स या अनुयायी होते थे उनमें। इसके अलावा टुक प्रिजनर्स फ्रॉम द डिफीटेड ग्रुप्स। इसके अलावा जो डिफीटेड ग्रुप्स था, जो हारे हुए समूह होते थे, उसमें से उनके लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे। ठीक है, बंदी बना लेते थे फिर अपने साथ ले जाते थे। फिर दे वर एम्प्लॉयड एज देयर गार्ड्स और सर्वेंट्स। उनको फिर वो अपने साथ बंदी बना के ले जाने के बाद वो अपने यहाँ या तो गार्ड का काम देते थे उनको या फिर नौकर का काम देते थे, मतलब अपने यहाँ पे चौकीदार या नौकर बनाकर अपने घरों में काम पे रख लेते थे उसको। द चीफ्स आल्सो ऑफर प्रीशियस बूटी टू द गॉड्स टू ब्यूटीफाई टेम्पल्स। इसके अलावा जो मुखिया होता था, उनके जो भी ग्रुप होते थे, उनका मुखिया जो या सरदार जो होता था, वह भगवान को कीमती उपहार भी भेंट में चढ़ाता था। इसके अलावा वो और प्रीशियस चीज़ें भी देता था ताकि वो जो मंदिर होते थे उसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई या सुंदर बना सके। ही ऑर्गेनाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पल वेल्थ बाय कीपिंग रिकॉर्ड्स। इसके अलावा वो क्या करता था, वह मंदिर के धन का वितरण भी करवाता था, उसके लिए वो हिसाब भी रखता था। ठीक है, वह मंदिर के धन का डिस्ट्रीब्यूशन करवाता था, साथ ही उसका हिसाब भी रखता था। दिस गेव द किंग हाई स्टेटस एंड अथॉरिटी। इससे उस राजा का यानी चीफ का, किंग यहाँ पे चीफ यानी किंग ही है, ठीक है। दिस गेव द किंग हाई स्टेटस एंड अथॉरिटी। इससे राजा का दर्जा जो था वो बड़ा ऊंचा हो जाता था और उस एरिया पर उसका पूरा नियंत्रण हो जाता था। वार कैप्टिव्स एंड लोकल पीपल हैड टू वर्क फॉर द टेम्पल और फॉर द रूलर्स। जो युद्धबंदी होते थे, युद्ध के जो गुलाम बना के या बंदी बना कर लाए जाते थे वो, और उसके अलावा जो लोकल लोग होते थे, स्थानीय लोग होते थे, वो या तो मंदिर के लिए काम करते थे या फिर राजा के लिए काम करते थे। दोज हु वर पुट टू वर्क वर पेड राशंस। जिन लोगों को भी काम पर लगाया जाता था उनको राशन या अनाज दिया जाता था। ठीक है, मतलब जिन लोगों को भी मंदिर में या राजा के यहाँ पे काम पे लगाया जाता था वो उनको खाने के लिए राशन यानी अनाज दिया जाता था। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर पुट टू वर्क एट मेकिंग एंड बेकिंग ऑफ क्ले कोन्स फॉर टेम्पल्स। सैकड़ों की संख्या में लोगों को
ईंट ईंटें बनाने में और क्ले कोन्स दो, मतलब मेकिंग एंड बेकिंग ऑफ क्ले कोन्स, चिकनी मिट्टी के कोन ईंट की तरह होते थे वो शंकुनुमा, जिससे कि वो कोन बना के मंदिर बनाने के काम में आती थी वो, जैसे ईंटें बनती है ना उसी तरह ये चिकनी मिट्टी के कोन या शंकु बनाते थे। तो हज़ारों की संख्या सैकड़ों की संख्या में लोगों को काम पर लगाया जाता था ये चिकनी मिट्टी के कोन बनाने में और उसको पकाने में, ताकि वो मंदिर में काम आ सके। तो बच्चों अभी इस वीडियो में इतना ही है, बाकी बचा हुआ हम पार्ट नंबर 3 में करेंगे। धन्यवाद।